डॉक्टर साहब, आपने मेरी रिपोर्ट्स देखी। जी सर। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मेरा टेस्ट था, होमा IR, बिल्कुल। जो कि मैंने आपके कहने पे करवाया था। हमें तो कभी किसी डॉक्टर ने बोला नहीं था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने होमा IR करवाया। लेकिन अब हम पाकिस्तानियों को बहुत बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि असल टेस्ट ये है। आपने मेरी रीडिंग्स देखी, 1.1 है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस को बीट कर चुका हूँ, मतलब मैं बिल्कुल शिकस्त दे चुका हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस को। नाज़रीन को ये बताएं डॉक्टर साहब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है और इसका इलाज क्या है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मेन मैकेनिज्म है या मेन जो पीछे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से किसी को शुगर हो जाती है, किसी को फैटी लिवर हो जाएगा, किसी को यूरिक एसिड का मसला हो जाएगा, किसी को मोटापा है, किसी को कोलेस्ट्रोल के मसले मसाइल हैं, और डायबिटीज़। बहुत सारे पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस कई साल पहले चल रही होती है, बाद में जाके उनको पता चलता है कि उनको साथ डायबिटीज़ भी है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करते हैं और ये सब ज़्यादा लोगों को बताई जाती है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन फिनोमिना जो पीछे है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये यानी बहुत पहले से काम प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस चल रहा होता है। शुगर एक इंडिकेटर है और ब्लड ग्लूकोज बेसिकली एक समझे कि छोटे लेवल का प्रॉब्लम है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बड़ी असल प्रॉब्लम इंसुलिन की ज्यादती है। इंसुलिन की ज्यादती को समझाने के लिए है कि जब भी हम कोई मीठी या कोई चीज़ ऐसी खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होगा, वो हमारे जिस्म में उसी टाइम लबलबा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। वो लबलबा इंसुलिन बनाएगा, तो इंसुलिन का काम ये है कि खुलियों में जो ब्लड में शुगर है उसको खुलियों में भेजना। अब खुलियों का भी एक लिमिट होती है। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं, सपोज यहाँ पे 10 लोगों की जगह है, तो 11वां तो नहीं आ सकता ना। 11वां नहीं आ सकता। अच्छा, वो 11वां आने की कोशिश करे तो अंदर 10 है ना, वो रेजिस्ट करेंगे, अभी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। वो एक टाइम तक तो इंसुलिन हेल्प करेगी कि यार चलो धक्का आगे रख ले थोड़ी देर, खैर है। लेकिन वो अगर वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस चलता रहेगा तो खुलिये जो है वो अंदर से लॉक लगा लेंगे, अपने दरवाजे बंद कर लेंगे। तो उसकी वजह से खुलिये जो होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिनका समझे कि ताला चाबी वाला काम है, कि ताला लगा हुआ है और चाबी इंसुलिन है। अंदर से इनके जो खुलिये उन्होंने पहचानना छोड़ देना है इंसुलिन को, जिसकी वजह से फिर शुगर जो ब्लड शुगर है वो खुलियों में जाने के बजाय वो फिर ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड में रहेगी। अच्छा, जब ब्लड में रहेगी तो इंसुलिन फैट फॉर्मिंग हार्मोन, इससे मतलब मोटा भी हो रहा होगा। फिर इंसुलिन ओबेसिटी कराएगी, उसमें फैटी लिवर हो सकता है, मोटापा हो सकता है, उसमें यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज्यादा हो गए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और इसके अलावा डिमेंशिया का प्रॉब्लम कर सकती है, मर्दाना कमजोरी कर सकती है, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज है। ये फिर सारा फुल पैकेज है इंसुलिन की रेजिस्टेंस का। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ अलामात होती हैं सर, जिसमें बहुत सारे पेशेंट में यही है कि एक तो मोटापा बहुत ज्यादा होगा, कुछ लोगों में गर्दन पे निशान बने होते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ ये जो गर्दन पे निशान होते हैं उसे हम कहते हैं अकैंथोसिस निग्रिकेंस। ओके, लाइक ये ब्लैकनिंग आएगी तो ये एक इंडिकेटर होगा कि इस बंदे में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है। दोस्तों, जिन लोगों की गर्दन के ऊपर मैल सी लगी हुई हो ना, काली गर्दन हुई हो, तो उस बंदे को ताने नहीं देना कि तुम मैल या नहाया कर। इसका बेचारे का नहाने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है। ऐसे खाम खाम है ना, उसके ऊपर टेल्कम पाउडर मार मार के उसको गोरा करने की कोशिश न करना। तो सर इसमें दूसरा खवातीन में जैसा कि पीसीओज के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पीसीओज में अलामात पीरियड्स के इश्यूज हो सकते हैं, बाल चेहरे पे आ जाते हैं, एक्नी के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो पीसीओज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की खवातीन में जो प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो वो ब्लड ग्लूकोज लेटर स्टेजेस पे लोगों को शुगर भी हो सकती है, प्री डायबिटीज में भी हो सकता है उनका HbA1c। प्री डायबिटीज है जो 5.7 से 6.4 से नीचे होता है, तो HbA1c कहते हैं, यानी कि जो प्री डायबिटीज की रेंज। ठीक है। इसके अलावा फैटी लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट उनके डिस्टर्ब हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 का फैटी लिवर आ सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल में जो इंडिकेटर हो सकता है उनका वो है ट्राइग्लिसराइड रेशियो HDL। अगर वो 2 से ज्यादा है तो वो इंडिकेट करेगी कि उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है। ट्राइग्लिसराइड को ऊपर रखें और HDL को नीचे रखें, वो डिवाइड करें। अगर 2 से ज्यादा तो ये बताती है कि आपके अंदर इंसुलिन की ज्यादती है। ठीक है। इसके अलावा जो एक टेस्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है होमा IR, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें यह है कि आपने फास्टिंग में ये टेस्ट करवाना है,
इसमें यह कि ग्लूकोज को भी जांचा जैसे जाता कितने है। घंटे की फास्टिंग? हर लैब में डिफरेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, जिसमें आपने रात खाने के 10 घंटे में कुछ खाना नहीं। अगर कोई इंसुलिन वाला पेशेंट है तो उसमें इंसुलिन स्किप करे अपनी, या कोई मेडिसिन वाला है तो अपनी मेडिसिन स्किप करे, सुबह नाश्ता ना करे और सबसे पहले जाके लैब में टेस्ट करवाए। वो आपके इसमें ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, साथ में इंसुलिन को चेक करते हैं, तो उसकी रेशो देखी जाती है। अगर किसी पेशेंट की 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है बॉडी में। अगर 1.8 या 1.5 या इससे बिलो आती है तो वो बताते हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को टेस्ट के जरिए जांचने का जो टेस्ट है उसका नाम है HOMA-IR। HOMA-IR। दोस्तों, ये टेस्ट आपने कभी सुना नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर हमारे कभी बताते नहीं हैं। हमने डॉक्टर साहब जब 2 साल पहले सी पेप्टाइड के बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि हमारे यहाँ अक्सर यह है ना कि जी टाइप 2 के लोगों में इंसुलिन की कमी होती है, बिल्कुल वो जब हमने सी पेप्टाइड पॉपुलर किया ना तो अब आम लोग भी कहते हैं यार मेरे अंदर तो इंसुलिन की कमी नहीं है। क्योंकि जाएं आप लैब में जाके आप करवा लें फास्टिंग पे इंसुलिन सीरम अपने चेक करवा लें या सी पेप्टाइड करवा लें। बिल्कुल। तो ये वाला जो टेस्ट है कोई डॉक्टर नहीं करवाता। ये मॉडर्न डॉक्टर जो हैं, जो पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, जो आज के दौर के डॉक्टर हैं, उनको इन चीजों का पता है। डॉक्टर कैसर फारूक साहब ने अभी रिसेंटली MRCP यूके किया है। डॉक्टर साहब छाड़ के नहीं जाना नहीं जानते सर। और FCPS है अभी रूमेटोलॉजी, इनका अगले महीने इनका रूमेटोलॉजी हो जाएगा, तो ये इनके पास माशाल्लाह काफ़ी सारी डिग्री हैं। तो इस तरह के जो डॉक्टर होते हैं जो आपको दवाइयों पे नहीं लगाते, बल्कि अगर आप दवाइयों पे पहले से लगे हुए हो तो आपकी दवाइयाँ छुड़वा देते हैं। डॉक्टर साहब इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने होगी तो होने इलाज भी दसो जरा। सर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजूहात तो पहले हम बात करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है। बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वजह बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और जो हम ये पैकेजिंग वाली सारे फूड मटेरियल है, ये जिसमें ये ग्रेन्स हैं, ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बन रही हैं, जिसमें इसके सोजिश ये सब में होती है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी रह रही हो बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इंसुलिन जब ज़्यादा बनेगी जिस्म में तो वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस का सबब बनेगी। तो ये तो वजूहात हैं कि लाइक आपकी डाइट ही मसला है, और डाइट ही आप ठीक करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आप ठीक कर लेंगे। यानी आपकी खुराक ही मुजरम है और खुराक ही मसीहा है। मसीहा है। अगर आप इसकी वजह जाने बगैर इसके इलाज में लगेंगे, अब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा मोटा है उसको आप इंजेक्शंस पे या टैबलेट्स पे या और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे लगा वो हमने ओजेम्पिक पे भी किस दिन प्रोग्राम करना है। जी जी। कि पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर, देखें आप डॉक्टर हैं, आई एम श्योर आपने भी ज़िंदगी में किसी को ओजेम्पिक दिया होगा, बट ऑन नीड बेसिस दिया होगा। बट इस वक्त एक ट्रेंड चल पड़ा है, वो 25-26 हज़ार का टीका मोटापे का, शुगर का, वो लगा लो, उसके तो साइड इफेक्ट्स बहुत है डॉक्टर। ये सर हम इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो मोटापे कंट्रोल की, इस तरह फैटी लिवर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। शुगर के लिए जैसे दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह नहीं जानेंगे आप इसका इलाज नहीं कर सकते। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज, इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो दवाई का जिक्र नहीं करना डॉक्टर साहब। सर हाल तक तो मैं बोले ही कोई ना दवाई पे। अच्छा नहीं, देखें जब डॉक्टर को कहना है इलाज तो वो फौरी लिखना शुरू कर देता है, तो लिखने वाला कोई काम नहीं है। लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन बताएं। इसमें लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकती हैं चीजें, वो है आप जितनी प्रोसेस्ड फूड है ओके वो सारी स्टॉप करनी पड़ेगी। जब प्रोसेस फूड का बता दें कि जो चीज डब्बों में आती है, कैंस में आती है, जिसके ऊपर बार कोड लगे होते हैं, आर्टिफिशियल, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं, या जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उनको, यानी यार जंक फूड जो है ना, KFC मैकडोनल्ड वाली जो फूड है, पेप्सी कोक रूह अफ़ज़ा, ये जामे शीरी, ये वाली जंक फूड है। तो इसमें दूसरा आ जाता है कि आपकी लो कार्ब डाइट। अच्छा, लो कार्ब डाइट में आपकी कार्ब्स हो लेकिन कम हो, जिसमें ग्रेन से अवॉइड करना है। कम्प्लेक्स कार्ब्स आप ले सकते हैं, उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी निशास्ते आपने जिंदगी में कम कर देने हैं, और निशास्ते आपने वही लेने हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, पेचीदा निशास्ते हैं वो लेने हैं, तो वो चीज़ होगी। और इसके अलावा प्रोटीन ले सकते हैं और फैट को बगैर डरे खा सकते हैं। हेल्दी फैट, फैट्स लें, प्रोटीन लें, लो कार्ब डाइट लें। इससे आपकी डाइट में ये मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने वॉक, एक्सरसाइज वगैरह है वो करें, ताकि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा है, अंदर जिस्म पे है, ऑर्गन्स पे आ गई है, वो कम हो। और इसके अलावा स्ट्रेस माइंड जो है आपकी लाइफ में वो कम करने की कोशिश करें और अपनी नींद को बेहतर करें।
अगर आपकी नींद कम है तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। और Okay. इसके अलावा विटामिन डी का बड़ा रोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने में। विटामिन डी भी, विटामिन डी की कमी का अगर विटामिन डी कम है आपका तो उसको पूरा करें, और बाकी ये सारे फैक्टर्स मिलके इंसुलिन की ज्यादती करते हैं। तो इंसुलिन की ज्यादती के लिए इन चीज़ों को ठीक करेगा तो आपका डॉक्टर साहब फास्टिंग का बड़ा रोल है, हाँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम इसमें वाटर फास्टिंग जो कहते हैं। हम दूसरे में डाइट की हमने बात की, डाइट में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत रोल है। और Okay. इवन मॉडर्न रिसर्च जो इस पे है वो तो कहते हैं कि आपकी बहुत सारी बीमारियां से क्योर हो जाती हैं जो इंसुलिन की ज्यादती की वजह से। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि उसमें आपने लाइक 8 घंटे से 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, जितना भी करना चाहें इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। और उसमें वाटर फास्टिंग जैसे है कि सॉलिड चीज़ें ना लें, जस्ट आप लिक्विड्स ले सकते हैं और अपनी आसानी के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं उसमें। डॉक्टर साहब आपको आइडिया होगा कि जब से हमने वाटर फास्टिंग स्टार्ट करवाई है अपने डिफरेंट सीजन्स में, बिल्कुल बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं इसके सर जो रिजल्ट्स हैं मोटापे में, ओबेसिटी में बहुत हाँ। अच्छे रिजल्ट्स हैं। शुगर में बहुत है। शुगर में हाँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनकी शुगर लाइक हम दवाइयाँ कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं हो रही। दवाई नहीं कम हो रही। जो ही हमने वाटर तो फास्टिंग बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं ना कि आप रोटी चावल बंद करेंगे कि आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। ये करके तो देखेंगे, करके तो देखें। हाँ, ये बहुत एक इस तरह का भी एक बंदा चल रहा है मार्केट में जो बार बार कह रहा है कि मेरा नाम तो नहीं ले रहा, इतनी जरूरत नहीं उस बच्चे में, लेकिन वो ये कहता रहता है कि जी रोटी चावल बंद कर दो तो शुगर अगले दिन ही करके देखो ना। नहीं ये चीज तो हम डॉक्टर साहब हम तो ये चीज पिछले 27 महीने से मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल कि सबसे ज्यादा शुगर रोटी चावल में होती है। बिल्कुल ये राज तो हमने रखा ही नहीं अपने पास। यूट्यूब तो पे सारी वीडियो open है। हम हर वीडियो में ये कहते हैं। इसके बावजूद हमारे हर सीजन में जो 300-400 लोग आता है, ये क्यों आता है सर? इतना आसान नहीं है ये बिल्कुल ऐसे ही कि जी रोटी चावल बंद कर दो और अगले दिन आपकी शुगर ठीक हो। अगर इतनी सी एक फिक्रे में इलाज होता तो ये तो हम पिछले 2 साल से यही बोल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ये जो वाटर फास्टिंग है, ये यकीन जाने कि इट्स अ मिरेकुलस थिंग। इसके मैजिक रिजल्ट्स हैं डायबिटीज के हवाले से और मोटापे के हवाले से। इसलिए रेजिस्टेंस बेसिकली कम। बेसिकली आप जब भी खाते हैं उसमें ये है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाना है, आपकी इंसुलिन बननी है, आपने बेसिकली लबे को रेस्ट देनी है ताकि वो इंसुलिन उसमें कम हो। आपने फास्टिंग और जो फीडिंग स्टेट है ना उसको बैलेंस करना। बिल्कुल। आप अगर सपोज 12 या 14 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सर जो डिस्कस होनी चाहिए कि फास्टिंग जब कर रहे होते हैं पेशेंट्स, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसमें लाइक हेडेक हो रही है, कुछ को डॉक्टर साहब वो ना आपकी बॉडी का वो एक हंगर सेंटर आपका सेट हो जाता है। शुरू में प्रॉब्लम्स आते हैं सर, एक दो दिन फिर बॉडी आपकी एडजस्ट कर जाती है। सर रमजान में भी आप रोजा जब रखते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है, बस 1-2 दिन होता है, उसके बाद बॉडी स्टेबल होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपका माइंड फिर इस चीज को रीड कर देता है कि आपकी ये चीज चलनी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो लोग भी वाटर फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें वो एंड कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपने हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा आपने 40 घंटे या 20 घंटे 24 घंटे आपने वाटर फास्टिंग की है और एंड पे आपने आप 2 चपातियां खा रहे हो, रूह अफ़ज़ा पी रहे हो जनाब, अच्छा सारा सत्यानाश कर देगा वो सारी एनर्जी का। जैसे अभी कुछ लोग ईद के दिनों में इजाजत मांग रहे थे, डॉक्टर साहब ईद के दिनों में। अच्छा मेरे से बहुत लोगों ने पूछा जी ईद के दिनों में कुछ चीटिंग की इजाजत, मेरा उनको एक ही जवाब होता है, मेरी इजाजत से साइंस तब्दील नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो उन्होंने पिछले 20-30 दिनों में एफर्ट की सब मोमेंटम बंदे का टूट जाए ना, वो फिर आपके अंदर वो एक थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। लाइक यही मैं जितने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि आपने अगर एक दफा अपने ट्रैक से हट गए फिर आपको दोबारा उस चीज को ज्वाइन करना, फिर आप रोज डंडी मारने का सोचेंगे कि आज थोड़े से चख लेते हैं, आज ये कर रहे हैं, और फिर उसमें आप बहाना बनाते हैं कि आज एक गोली खा लेंगे। सर जब तक आप एक जुनून के साथ शुगर पे हमला नहीं करेंगे ना, उससे शुगर नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं होगी आपको एंड पे। आप फिर ऐसे बंदा पोला कभी ट्राई कर ली, कभी ना की, कभी कर ली, कभी ना की, वो हाफ हार्टेड जो अटेम्प्ट होती है ना उससे कभी शुगर फिर आपकी वर्स होती है। इसके ऊपर ना जब तक जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना वो जुनूनी बन चुके होते हैं। बिल्कुल। वो पहले तो हमारी वीडियोस देख के अपना HbA1c 8 से 7 पे ऑलरेडी ला चुके होते हैं। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद वो फंसे हुए होते हैं क्या यार, वो कहते हैं कि यार यहाँ तक तो आ गए अशरफ चौधरी की वीडियोस देख के, आगे का नहीं पता चल रहा। आगे का इसलिए नहीं पता चल रहा है कि वहां पे डॉक्टर की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पैगाम एक गाइडेंस बहुत जरूरी है।
और आपकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। बिल्कुल मॉनिटरिंग जरूरी है ना। आपने पहले कौन सी दवाई छोड़नी है, बाद में कौन सी छोड़नी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। वो अगर आप अपनी मर्जी से बंदा छोड़ बैठेगा तो फिर वो कभी दवाई ले ली और कभी नहीं सर ली, कभी हाइपर हो जाएगा, कभी हाइपो में चला जाएगा, तो फिर वो बहुत problem- कॉम्प्लिकेशंस और मसले मसाइल होंगे।